हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 5 करने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर हम जनरल एंट्रीज देखेंगे एंड ट्रीटमेंट ऑफ WCR हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। हम इसमें जितनी भी जनरल एंट्रीज़ हैं जो कि आपके डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में हैं उसको हम पूरी तरीके से कर लेंगे। वो हर एक एंट्री जो आपके रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, आपके कैश बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, वो सारी एंट्रीज आज हम इस वीडियो में कर लेने वाले हैं। एंड हम WCR का यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट, उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, उसका कैसे हम काम करते हैं, वो सब चीज़ हम इस वीडियो में इस पार्ट के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सबसे पहले एंट्रीज करने वाले, हम जनरल एंट्री सीखने वाले। देखो, बस आपको 5 मिनट ध्यान लगा के सुन लेना है और जनरल एंट्रीज आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखो, जल्दी से मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक सा रियलाइजेशन अकाउंट बना देता हूँ सिर्फ आपको समझने के लिए। देखो, मुझे बताओ, हमने वीडियो में पढ़ा था, हमने जब पार्ट देखा था रिलेशन अकाउंट का, हमने उसमें पढ़ा था कि सारी लाइबिलिटीज़ किधर आ जाती हैं, सारी लाइबिलिटीज़ इधर आ जाती हैं, सारे एसेट्स किधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। एसेट्स को पे करते हैं तो या तो बैंक के नाम से हम पे करेंगे या तो पार्टनर कैपिटल के नाम से पे करेंगे। लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे या तो बैंक के नाम से पे करेंगे या तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम पे करेंगे। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको हम सेल किधर करेंगे, हम यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट को सेल करेंगे। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यहाँ पे करेंगे। कोई भी रियलाइजेशन का एक्सपेंस है तो उस रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। गेन को हम यहाँ लिख देंगे टोटलिंग करने के बाद, एंड लॉस को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है आपके पार्टनर्स, आपके रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है बच्चों। सिर्फ अगर ये स्ट्रक्चर आपके मन के अंदर क्लियर है और माइंड में क्लियर है तो जनरल एंट्रीज आपके लिए हलवा होने वाली है। जल्दी से देखो, सबसे पहले हम करेंगे एसेट रियलाइज्ड। एसेट्स ट्रांसफर की एंट्री कर लेते हैं। चलो, एसेट ट्रांसफर की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले एसेट ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट्स। जनरली ये एंट्री पूछते नहीं है लेकिन फिर भी लिख दो, ठीक है। जो भी एसेट्स हैं आपके, जो भी कंपनी के एसेट्स हैं, अब वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। तो एसेट जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है तो अब एसेट की खुद की पहचान नहीं रह गई है। जब भी हम एसेट वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, हम हमेशा इस चैप्टर के अंदर रियलाइजेशन वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। क्यों? इसका क्या लॉजिक है? इसका यही लॉजिक है क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने सारे जो एसेट्स हैं, हमारे जितने भी फर्म के एसेट्स हैं, उनको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए, ठीक है बच्चों। ये चीज़ याद रखना, सबसे पहले एसेट ट्रांसफर कर गए। और अब मुझे बताओ, अगर लाइबिलिटी ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री होगी? लाइबिलिटी ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री होगी? अभी एंट्री आप कर सकते हो, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ अकाउंट मेरे सामने है एंड अकाउंट को देख देख कर मैं जनरल एंट्रीज यहां पे बना रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये आपको क्लियर हो गई है। थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री होगी एसेट्स रियलाइज्ड एंट्री, एसेट्स रियलाइज्ड वाली एंट्री। देखो, एसेट रियलाइज करते तो क्या होता है, हम एसेट रियलाइज करते तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम बाय बैंक। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? बाय बैंक, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब मुझे बताओ इसका लॉजिक क्या है बच्चों। देखो, बैंक कभी भी डेबिट होता है ना तो उसका मतलब है बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक में जब भी पैसा आ रहा है तो उसको हम बैंक अकाउंट डेबिट करके लिखते हैं, ठीक है। बैंक में कभी भी पैसा आता है तो उसको हम बैंक अकाउंट डेबिट में लिखते हैं। और जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे ना तो उसके डेबिट साइड हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन का नाम, है ना, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम, और इसके आगे हम वो अमाउंट लिखेंगे जो अमाउंट हमारा रियलाइज हो गया है, ठीक है बच्चों। अभी जनरल एंट्रीज देख लो, यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट कैसे लिखना है, अमाउंट की कैलकुलेशन क्या होती है, वो हम आज ही इसी वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा
कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जनरल एंट्रीज का। ठीक है बच्चों, अब ये एसेट रियलाइज की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब मुझे बताओ, अगर लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, लाइबिलिटीज को जैसे पे ऑफ करोगे उसकी एंट्री, इसको रेसिप्रोकल कर लो, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी कि बैंक अकाउंट क्रेडिट का मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं, हम लाइबिलिटीज का पैसा चुका रहे हैं। तो जब भी हम पैसे को दे रहे हैं, पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आता है, अकाउंट देखो, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। फोर्थ एंट्री देखो, फोर्थ एंट्री होगी, यहाँ तो हमने जो थर्ड एंट्री करी ना, यहाँ पे हमने वो एंट्री करी कि कोई सा भी एसेट कैश के अंदर बिक गया हो और कोई सी भी लाइबिलिटी को हमने कैश या बैंक से पेमेंट कर दिया हो। अब मुझे बताओ, अगर हमने कैश एंड बैंक से पेमेंट ना करके कोई पार्टनर आके बोल रहा है कि ठीक है मेरी वाइफ का लोन था, तो कोई पार्टनर आके बोल रहा है, मान लो मिस्टर ए आके बोल रहा है कि ये जो मेरी वाइफ का लोन है ना, जो मेरी वाइफ का लोन है उसको मैं पे ऑफ कर दूंगा, फर्म को पे ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि लाइबिलिटी को पे ऑफ किसने किया, पार्टनर ने किया। और मानो कोई बोल रहा है कि अच्छा ये एसेट है, ठीक है, ये एसेट मैं लेकर चल जाता हूँ, इसके बदले में मैं आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है, ये मैं टेक ओवर कर लेता हूँ, एसेट को मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। तो उसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे क्या एंट्री होगी, देखो, अगर एसेट को टेक ओवर किया जा रहा है, एसेट को टेक ओवर किया जा रहा है, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो बच्चों, लिख लो जल्दी से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ रहे थे, उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हमने देखा था कि अगर कोई सा भी पार्टनर एसेट को टेक ओवर कर रहा है, कोई से भी पार्टनर एसेट को टेक ओवर कर रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड हम उसको लिखते थे कि वो टेकन क्या कर रहा है, क्या लेकर जा रहा है, वो एसेट्स को अपने घर पे लेकर जा रहा है, यानी कि वो कुछ बिजनेस में से घर पर लेकर जा रहा है। ठीक है, जैसे बिजनेस की वैल्यू कम हो रही है, और बिजनेस की वैल्यू कम हो रही है तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखना। देखो कभी कभार जब वो ड्राइंग्स करता है तब भी हम उसको डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कब, जब वो एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है, जब एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है, ये बात आप याद रखना। और अगर मुझे बताओ लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है, तो अगर पार्टनर लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 4 एंट्रीज हो गई। अब बच्चों इसी के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है, मान लो 2000 रुपीज़। बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है कि जब हम एसेट्स को बिकवा रहे थे, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर रहे थे, तो उसके लिए क्या हुआ, हमको एसेट्स को बेचने के लिए, ठीक है, दूर जाना पड़ा, ठीक है, दूर से क्लाइंट्स को ढूंढना पड़ा, एडवर्टाइज करना पड़ा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व हुई। किस लिए, क्योंकि हमको एसेट को बेचना था। तो एसेट्स को बेचने के लिए एंड लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए जो भी आपकी कॉस्ट इनकर हो रही है ना बीच के अंदर, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। यानी कि उन एसेट्स को बेचने के लिए जो एक्सपेंस हमारी लग रही है, जैसे मानो ट्रांसपोर्ट लग रहा है, ठीक है, वेंडर ऐसे बोल रहा है ये एसेट तो मैं रख लूंगा लेकिन इसके ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा, है ना, इस एसेट को उठा के मेरी प्लेस पे आपको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो भी एक्सपेंस होते हैं, वो जो भी मिसलिनियस एक्सपेंस होते हैं, उनको हम क्या कैटेगरी देते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो मुझे बताओ, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000 रुपीज़ है तो इसकी एंट्री कैसे करोगे। आपको पता है कि इसको पोस्ट हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड करते हैं, किस नाम से, टू रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो जल्दी से एंट्री में यहाँ लिख देता हूँ। इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है बच्चों, याद रखना, हम इसको रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं लिखते, हम इसको यहाँ पे कैश और बैंक करते हैं। ठीक है, इसको हम कैश एंड बैंक क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन दे रहा है, फर्म दे रही है। अगर वो रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर दे रहा होता तो हम यहाँ पे लिखते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों,
रियलाइजेशन एक्सपेंस हमने पे ऑफ कर दिए। और जब हम टोटलिंग करेंगे और उसके बाद कुछ बैलेंसिंग फिगर जो यहाँ पे आ जाता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो प्रॉफिट आया, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट आया और कुछ मान लो 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बच्चों, ये आप लिख दो 5th एंट्री, ये आप लिख दो 6th एंट्री। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं अगर लॉस हुआ, देखो एक और बात याद रखना, अगर लॉस हुआ तो इसी एंट्री को हम उल्टा कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि यहां तक आपको जनरल एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो एंड हम जनरल एंट्रीज यहाँ पे करते हैं। हमको जनरल एंट्रीज करनी है तो हम जनरल एंट्रीज यहाँ पे करते हैं। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। देखो मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 80,000, अंकित टुक ओवर, यानी कि देखो यहाँ पे स्टॉक क्या है, स्टॉक यहाँ पे एसेट है। अंकित टेक ओवर कर रहा है उन स्टॉक को, अंकित टेक ओवर कर रहा है 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, वाइल द रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। देखो बच्चों, जल्दी से हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पे है स्टॉक, कितने थाउजेंड का स्टॉक है, 80,000 का स्टॉक है। 50% उसका किसने ले लिया, अंकित ने ले लिया। ठीक है, 50% कितना होता है, 40,000। वहाँ पे लिख रखा है 20% के डिस्काउंट पे ले लिया। जल्दी से बताओ, 20% के डिस्काउंट यानी कि 32,000। एंड जो 50% स्टॉक रिमेनिंग था, ठीक है, उसको हमने, जो 40,000 का स्टॉक रिमेनिंग था उसको हमने 30% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 12,000 का प्रॉफिट हमने प्लस कर लिया 40,000 पे। कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 52,000। तो इसकी जनरल एंट्रीज हम आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक को टेक ओवर की एंट्री क्या होती है, स्टॉक को टेक ओवर की एंट्री होती है अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने थाउजेंड से, 32,000 से। ठीक है, एंड हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने थाउजेंड से, 52,000 से। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो गया। देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिख रखा है, अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस included in creditors was settled at 32,000 was against only 13,000 provided in the books. Total creditors of the firm were 50,000. देखो बच्चों यहाँ पे देखो 32,000 है, जो 32,000 है उसका खर्चा हो गया। मुझे बताओ, जैसे कि उसका हमने जो रिजर्व है वो बना के रख रखा था 13,000, लेकिन उसकी लाइबिलिटी कितनी आ गई, 32,000। यानी कि 32,000 में से 13,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19,000। ठीक है बच्चों, एंड बोल रहा है कि जो टोटल क्रेडिटर्स है फर्म के पास वो हैं 50,000। तो टोटल कितना पे ऑफ करना पड़ा हमको, टोटल 69,000 हमको पे ऑफ करना पड़ा। तो अगर हमको पे ऑफ करना पड़ा तो कैसे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट टू, क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हमने लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया है, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया है। जल्दी से थर्ड पॉइंट पे चलो। ठीक, थर्ड पॉइंट में लिख रखा है कि बॉबी सिस्टर, जो बॉबी की सिस्टर का लोन है वो 20,000 का था और उसको पे ऑफ कर दिया गया 2,000 के इंटरेस्ट के साथ। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह की कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ कितना पैसा टोटल रियलाइज हुआ है, तो वो है 22,000 रियलाइज हुआ है, 22,000 टोटल रियलाइज हुआ है। तो उसकी अब एंट्री क्या होगी, क्या बॉबी का लोन पे ऑफ किया है, लोन पे ऑफ किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने पे ऑफ कर दिया है। ठीक है, बात खत्म। फोर्थ एंट्री देखो फोर्थ एंट्री, फोर्थ पॉइंट लिख रखा है कार्तिक लोन ऑफ 12,000 वो सेटल्ड एट 12,500। देखो यहाँ पे कार्तिक का लोन है, लोन कितने का है, 12,000 का। सेटल कितने का हुआ, 12,500 का लोन, 12,500 हमने दिए। अब सोचो, कार्तिक ने जब हमको पैसे दिए तब कार्तिक ने हमको पैसे दिए 12,000, लेकिन जब अब हम उसको पैसा दे रहे हैं तो हम उसको 12,500 पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो 500 रुपये हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं,
500 रुपये हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो देखो हमने अकाउंट सीखा था, पार्टनर्स लोन अकाउंट सीखा था हमने, ठीक है। यहाँ बता देता हूँ, देखो छोटा सा, यहाँ पे कार्तिक का लोन जाएगा कितना 12,000, यहाँ पे टू कैश जाएगा, टू कैश बैंक जाएगा 12,500। तो यहाँ पे जो रियलाइजेशन का अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 500 रुपये। देखो अब इसके हिसाब से एंट्री करो, इसके हिसाब से एंट्री करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कार्तिक्स लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा 12,000, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 12,500, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के हिसाब से करने हैं। तो जल्दी से हम जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कि डेटर्स थे 1,40,000 के एंड उस पर 5% कमीशन चार्ज हुआ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम एंट्रीज करेंगे एंड यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो डेटर्स कितने के थे, डेटर्स थे 1,40,000 के, ठीक है। जब 1,40,000 को, देखो डेट कलेक्टिंग एजेंसी क्या होती है, हम उनको हमारे डेटर्स देते हैं और वो उस डेटर्स को कलेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। और उसके बदले पे कुछ परसेंट कमीशन चार्ज करती है। तो 5% कमीशन चार्ज हो गया, यानी कि 5% कमीशन चार्ज हो गया, जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। ये है टोटल, और प्लस क्वेश्चन में लिख रखा है कि 47,000 के डेटर्स थे, 47,000 के डेटर्स थे, लेकिन उसमें से सिर्फ हम रिकवर कर ही नहीं पाए। तो हमारे डेटर्स कितने रिकवर हुए, 30,000 के हमारे डेटर्स रिकवर हुए। देखो 30,000 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब 1,40,000 में से 5% माइनस करो, 1,40,000 में से आपको माइनस करना है 5%, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 1,33,000, 1,33,000। अब इन दोनों को प्लस कर लो, आंसर आ जाता है 1,63,000 हमारे डेटर्स रियलाइज हो चुके हैं। अगर डेटर्स रियलाइज हो चुके हैं तो कहाँ लिखने में आएगा, यहाँ लिखने में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने थाउजेंड के हिसाब से, 1,69,000 के हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट मैं होप करता हूँ पूरी तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ लिख रखा है क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 5,000 वर पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड बैलेंस क्रेडिटर वर इशूड were handed over stock of 90,000 in full settlement of their claim of 9,000। देखो बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद करना कि कभी भी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हम एसेट्स उनको दे रहे हैं ना, कभी भी एसेट दे रहे हैं और लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है ना, तो उसकी कोई सी भी एंट्री नहीं आएगी, उस एंट्री को हम इग्नोर कर देंगे। तो जो यहाँ पे सेकेंड लाइन में लिख रखा है उसको आप पूरी तरीके से है ना उसको इग्नोर कर दो। हमको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 5,000 वर पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, यानी कि 5,000 के क्रेडिटर थे, लेकिन टोटल मिला के हमने उनको 3,500 रुपये दे दिया। तो कितने दे दिए, 3,500 रुपये दे दिए। तो लिख दो 3,500 रुपये यहाँ पे हमने उनको दे दिए। अब लाइबिलिटी पे ऑफ हुई, यहाँ पे लाइबिलिटी पे ऑफ हुई, तो यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये एंट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई बच्चों हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, आपको बस याद रखना है वो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको याद रखना है। जैसे हमने पार्ट 3 में क्वेश्चन किया था, बस उस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे है ना एक जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट में कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो लाइबिलिटीज पे ऑफ, ठीक है, लाइबिलिटीज पे ऑफ 3,500। देखो बच्चों थर्ड पढ़ो, थर्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। The bills receivable of 2,000 discounted with the bank was dishonored by its acceptor and the same had to be made by the firm। देखो जब ये बिल्स रिसीवेबल पेएबल के जो आते हैं ना, हम उसमें कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्लास 11th नहीं पढ़ी होती, ठीक है। क्लास 11th में जो है ना बिल्स रिसीवेबल वाला चैप्टर, बिल्स पेएबल वाला चैप्टर है, ठीक है, वो हमने नहीं पढ़ा होता, इसलिए क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है कि आपने, मान लो मैं फर्म हूँ, मैंने आपको माल बेचा, ठीक है, मैंने आपको माल बेचा और आपने मुझको पैसे नहीं दिए, लेकिन आपने मुझे बिल्स रिसीवेबल दे दिए। आपने बोला कि मैं फ्यूचर में आपको पैसा दे दूंगा। अब बिल्स रिसीवेबल नाम का डॉक्यूमेंट आपने मुझे दिया और आपने बोला कि ठीक है 3 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन जैसे ही मेरे पास आपका बिल रिसीवेबल का डॉक्यूमेंट आया, मैं गया बैंक के पास, मैंने बैंक को बोला कि बैंक मुझे अभी पैसे चाहिए
और जब आप बैंक को पे कर दोगे तो बैंक मुझको पे कर देगा। लेकिन मैं बैंक के पास गया, मैं बैंक को बोला कि नहीं मुझे आज पैसा चाहिए, मुझे ज़रूरत है, तो बैंक ने क्या किया, मुझे उस बिल को डिस्काउंट कर दिया। यानी कि होना 3 महीने पहले, 3 महीने के बाद चाहिए था, लेकिन बैंक ने मुझे 1.5 महीने के अंदर पेमेंट कर दिया। यानी कि मुझे डिस्काउंट कर दिया, मेरा जो टाइम पीरियड है ना उसको डिस्काउंट करके कम टाइम पीरियड में मुझे पैसा प्रोवाइड कर दिया। इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड बाय द बैंक। यानी कि मैं जो वेंडर हूँ, जो मैंने आपको पैसा दिया है ना, मैं बैंक के पास गया और मैंने बोला कि ठीक है आप 3 महीने बाद मुझे पैसा देने वाले थे, लेकिन मुझे पैसा अभी चाहिए और अभी मुझे पैसा दे दो। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, जो वो बिल था मुझे डिस्काउंट कर दिया और जब वो ड्यू डेट आएगी तब आप उस बैंक को पैसा दे दोगे, बात क्लियर। लेकिन क्या हुआ, मैंने बिल कर लिया डिस्काउंट करवा लिया और आपने बैंक को पैसा ही नहीं दिया, आपने बैंक को पैसा ही नहीं दिया, तो क्या होगा, अब मुझको वापस बैंक को पैसा देना पड़ेगा। बैंक बोलेगा भैया तुमने तो बोला था कि वो बंदा पैसा दे देगा, उस बंदे ने तो पैसे ही नहीं दिए, तो तुम मुझको अब पैसे दो। ठीक है, तो अब हमको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि हमारी ये लाइबिलिटी है। तो बिल डिस्काउंटेड बाय अ बैंक विच इज डिसऑनर्ड इज अ लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, आपको ये याद रखना है। तो वही एंट्री हो जाएगी, देखो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, कितना 2000 का बिल रिसीवेबल जो था डिस्काउंट कराना था, करा दिया था, वो डिसऑनर हो गया, तो ये एंट्री हो गई। ठीक है बच्चों, यानी कि देखो क्या है, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये आप वेंडर हो, ये वेंडर है, ठीक है, जिसने माल बेचा, और ये है माल खरीदने वाला बायर। इसने इसको क्या दिया, बिल्स रिसीवेबल दे दिया। ठीक है, बोला कि 3 महीने बाद में पेमेंट करूँगा, लेकिन बीच में बैंक था, बीच में बैंक है। ठीक है, हम उस बिल्स रिसीवेबल को लेकर बैंक के पास गए, हमने बैंक को बोला कि आप मुझे 3 महीने बाद मत दो, मुझे आप 1.5 महीने बाद पैसा दे दो। तो बैंक ने बोला कि ठीक है मैं आपको पैसा दे देता हूँ, जब यहाँ से पैसा मेरे पास आएगा तब मैं आपको पैसा दे दूंगा 3 महीने के बाद। लेकिन हम बोले नहीं, हमको तो 1.5 महीने में चाहिए। तो बैंक ने बोला ठीक है मैं अपने खजाने में से आपको पैसा दे देता हूँ। ठीक है, अब जो ये बंदा है, इस बंदे ने बैंक को पैसा ही नहीं दिया, तो बैंक हमारे पास आ गया कि भाई अब तुम हमको पैसा दो। ठीक है, तो जो बिल हमने जो बिल डिस्काउंट करा दिया था वो डिसऑनर हो गया, यानी कि डिसऑनर हो गया, तो हमको वापस बैंक को पेमेंट करना पड़ा, तो उसकी ये एंट्री होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारी लाइबिलिटी है। क्या है हमारा, ये हमारा घाटा है, हमारा घाटा है। लेकिन घाटा वर्ड आपको लिख के नहीं आना है, ठीक है, ये अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए है। देखो 4th पॉइंट देखो, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 6000। देखो प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन पे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6000 रुपीज़। आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनको बांट लेना जितने भी पार्टनर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है और ये पूरा हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बच्चों मैं जानता हूँ थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, तो जो WCR का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर रहे होंगे, एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम WCR एंड हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका एक टॉपिक बच जाएगा जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, वो भी बहुत आसान है। आने वाली वीडियोज़ में हम उसका एक क्वेश्चन कर लेंगे, जब हम रिविजन करेंगे उसका एक क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर आप अगर खुद भी उसको ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पूरी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसे लगी, कौन सा पॉइंट आपको समझ में आया, कुछ पॉइंट कौन सा पॉइंट आपको इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो बच्चों इस वीडियो को। आपके लिए PYQ, सैंपल पेपर सब कुछ रेडी हो रहे हैं एंड फुल फ्लेज तरीके से बैकहैंड में काम हो रहा है। ठीक है, जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो हमको भी मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छी तरीके से आपके लिए वीडियोस बना पाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम WCR एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।